आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। नाजरीन, तालीम वो चिराग है जो ना सिर्फ फ़र्द की ज़िंदगी को रोशन करता है बल्कि पूरी कौम के मुस्तकबिल को मुनव्वर भी करता है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे तालीमी सफ़र से रोशनास कराने जा रहे हैं जो अज़्म, मेहनत और ख़िदमत खल्क़ की शानदार मिसाल है। आज जिक्र होगा एक ऐसे उस्ताद का जिन्होंने दिल्ली के जामिया नगर की गलियों से लेकर उत्तर प्रदेश के कस्बे गढ़ी पुख्ता तक इल्म की शमा रोशन की। ये सफ़र है जनाब नूर नवाज़ ख़ान का, एक उस्ताद, एक मुंतज़िम और एक समाजी खिदमत गुजार जिन्होंने अपनी ज़ाती जद्दोजहद को कौम की तालीमी तरक्की के लिए वक्फ़ कर दिया है। आइए इस्तकबाल करते हैं नूर नवाज़ ख़ान साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नूर साहब, जब कोई तालिब इल्म अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है तो उसके सामने मुख्तलिफ़ फ़ील्ड होती हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उस तरफ आने से लोग आज भी गुरेज करते हैं क्योंकि वो सफ़र बहुत लंबा है, बहुत सब्र की ज़रूरत है और बहुत सारी कुर्बानियों की ज़रूरत है, जिसको तालीम का रास्ता बताया जाता है कि हमने तो तालीम हासिल करी, अब कौम व मिल्लत को भी हमें जो है पढ़ाना है। तो तालीम हासिल करने के बाद आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ कि आप तालिब इल्मों को तालीम दिया करेंगे या कोई ऐसा सेटअप तैयार करेंगे कि जिससे मॉडर्न तरीके से स्टूडेंट्स को तालीम दी जाए? बहुत ही प्यारा सवाल, और जो मैं अक्सर अपने सामने, बच्चों के सामने भी और अपने टीचर्स हजरात के सामने भी कहता हूँ जी कि दो तरह के टीचर्स होते हैं दुनिया में जी। एक होता है टीचर बाय नेचर और एक होता है टीचर बाय प्रोफेशन जी। तो अगर कोई शख्स ऐसा है जो बाय नेचर टीचर है जी तो आप यकीन मानिए किसी भी महफिल में बैठे हो वो उसी अंदाज से चीजों को लेता है जी कि हाँ भाई, मेरे होने से कुछ चीजें अच्छी हो जाए, आसान हो जाए, फायदा हो जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं छोटा सा था और इवन 10th क्लास में भी था, 7th 8th में, तो अपने कजन्स को, गली के बच्चों को, उनको पढ़ाया करता था। मैथ्स की तरफ ज्यादा रुझान रहा, मैथ्स को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश रही। ग्रेजुएशन में जाने के बाद 9th-10th के बच्चों को बाकायदा, आप यकीन करिए कि हमारे पास बैठने के लिए टेबल नहीं होती थी, सीट नहीं होती थी जी। और बच्चों को आप एक तख्ता ईंटों के ऊपर रख के जी उस पे बैठ के 4-6 बच्चे थे, शाहबाज, शिराज जी, और उनको मैं पढ़ाता था। खुदा का शुक्रिया रहा जी। फिर दिल्ली आना हुआ और दिल्ली आए हम, आप 95 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। जी जी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, मेरठ यूनिवर्सिटी उस टाइम कहलाती थी वो। जी जी। तो उसके बाद रोजगार नहीं थे 95 में। अगर आप करें तो जो इंडिया के अंदर माशाल्लाह से MNCs आई और रोजगार आए बहुत बाद में, 2030 के करीब आए जी। तो मैं काम करने के इरादे से, काम ढूंढने के इरादे से या लेबर क्लास वर्क के लिए दिल्ली आया था और मेरे तायाजाद भाई की एक छोटी सी वर्कशॉप यहाँ ओखला फेज 3 में, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास, ओखला मंडी के सामने वहां होती थी, वहां काम करने आया जी। 1.5 साल वहां बिल्कुल उसी तरह से काम किया, 24 घंटे 26 घंटे लेबर क्लास वाला जी। लेकिन अल्लाह का करना यह हुआ और हालात बदलने वाली बात, एक टर्निंग पॉइंट कि मैं जहाँ रहता था वहां मामू भी रहते थे, तो मामू की बेटी ने कहा कि DU में B.Ed करना है जी। और उन्होंने फिर एक फॉर्म फिल किया। हमारे बड़े भाई साहब साथ रहते थे, मोहम्मद नवाज साहब, उन्होंने कहा आप भी भर दो और अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि उनका नहीं हुआ, मेरा हो गया। अरे वाह। तो वहां से ये टीचिंग का जो बचपन से था वो और ज्यादा अल्लाह ने उस तरफ कर दिया। और उसमें आपको दो चीजें और वाजे कर दूं जी कि 84 में हमारे दादा का इंतकाल हुआ और एक जमीन हमें मिली हमारे वालिद साहब को जी। दादी लाई के जो मिलती है, वो एक जमीन का टुकड़ा जो कस्बे के आसपास था। वालिद साहब ने कहा ये हमें दे दीजिए भाइयों से मोहब्बत में, और वो बंटवारा हो गया, माशाल्लाह जमीन मिल गई। उस टाइम में 6th क्लास में था जी। और तब ये जुबान से निकला कि इसमें इंशाल्लाह स्कूल बनाएंगे और 84 का वो जुबान से निकला हुआ 2009 में अल्लाह ने कबूल करा और CBSE 12th एफिलिएटेड 12th फर्स्ट माइनॉरिटी स्कूल ऑफ शामली माशाल्लाह बना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ने खिदमत ली, अल्लाह का एहसान है जी। अच्छा नूर नवाज साहब, शामली के गांव से आपका ताल्लुक है और उस वक्त का शामली, उस वक्त का गांव में वाकिफ हूँ शामली से,
और वहाँ के गाँवों से, जो वहाँ के लोगों की सोच हुआ करती थी कि वही जो एक सीधी सादी ज़िंदगी गुजार के आगे बढ़ जाना है, तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान लोगों का नहीं था। जहाँ कोई मौके नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, ज़ाहिर सी बात है आपके वालिद साहब भी एक विजनरी पर्सन रहे कि उन्होंने उस ज़माने में सोचा ये ज़मीन हमें मिल जाए, हम स्कूल कायम करेंगे। दिल्ली आने के बाद आपकी जो स्ट्रगल रही, 20 घंटे 24 घंटे 18 घंटे जो भी आपने वर्कशॉप पे काम किया, सन 1998 में एक टर्निंग पॉइंट और आपकी ज़िंदगी का था कि आपने स्टडी पॉइंट कायम किया। तो मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि स्टडी पॉइंट क्या है और इसके ज़रिए क्या खिदमात आप दे रहे हैं, और 1998 से शुरू होकर आज ये किस मुकाम पर हुए? असल में वो जो कहते हैं ना कि मुश्किल हालात जी मजबूत आदमी को पैदा करता है जी, और मजबूत आदमी अच्छे हालात पैदा करता है जी। तो कहानी तो यहाँ से शुरू होती है कि जमींदारा खत्म होता है जी। और दादा हमारे जमींदार रहे जी। बड़े ये बताते हैं कि वालिद साहब कभी फैशनेबल भी हुआ करते थे और उस टाइम शिकार किया करते थे, घूमा करते थे। जी जी। लेकिन जब जमींदारा खत्म हुआ तो उन्होंने बहुत मेहनत और ईमानदारी से हम 5 बहन भाइयों को पढ़ाया जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशी होगी सुन के कि मेरी एक सिस्टर एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है। अरे वाह, और माशाल्लाह। आज इस टाइम ओएसडी है माशाल्लाह टू द वीसी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जेपी पंतनगर यूनिवर्सिटी जो कहलाती है। जी जी। तो वो रहा। जब हम यहाँ आए 98 में, जो आप बात करना चाह रहे हैं, मैंने बीएड किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी। उसके बाद मैं रहता था माल रोड, लेकिन फिर ओखला शिफ्ट हो गए। जी। और ओखला आने के बाद जो सफर शुरू हुआ है, उस टाइम जॉब मिलनी बड़ी मुश्किल हुआ करती थी और वेडनेसडे, ट्यूसडे और संडे में न्यूज़पेपर्स में निकलते थे ऐड। जी जी। और मैं रजिस्टर में लिखता था कि भाई ये पोस्ट निकली है, वहाँ इंटरव्यू देने जाता था, लेकिन कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। जी। तो फिर जहन में आया कि चलो ट्यूशन स्टार्ट करते हैं, जी। क्योंकि मैथ्स का पढ़ाने का शौक था और उम्मीद भी थी कि अच्छा पढ़ा लें। तो वो बाबू भाई हार्डवेयर, ओखला के बहुत जानने वाले हार्डवेयर शॉप है। जी जी। वहां से लाल और काले रंग का पेंट, एक ब्रश, जी जी। एक कारपेंटर साहब नीचे काम कर रहे थे, उनसे एक मांग के एक शीट जी। और उसमें स्टडी पॉइंट लिखा गया। तो उस ज़माने का ओखला तो बहुत ज़्यादा पीछे हुआ करता था आज के जामिया नगर ओखला के मुकाबले में। अब आप यकीन करें या ना करें, अभी भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। जी जी जी। क्योंकि मैं जब वहां से आया था माल रोड से, तो बराबर में मुखर्जी नगर था। जी जी जी, वहाँ तो खैर। और मैंने मुखर्जी नगर को देखा है, जिसने सारे आईएएस अगर मैं कहूँ 70-80% दे दिए हूँ। बिल्कुल। तो वो वाला माहौल, और नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का माहौल। जी जी। और जब मैं ओखला आया तो बड़ा एहसास ये रहा कि मुझे किताबें नहीं मिल पा रही थी, कोई बुक शॉप नहीं थी। जी। आप यकीन करें, कोई कोचिंग सेंटर कंप्लीट ऐसा नहीं था जिसमें सारे टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो स्टडी पॉइंट वो पहला कोचिंग सेंटर था जिसमें सारे टीचर्स एक छत के नीचे सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। जी। स्टडी का जो ये कंबाइन स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है, इस बात से मैं वाकिफ़ हूँ। ये कॉन्सेप्ट जामिया नगर ओखला की में इसकी बुनियाद रखने वाले आप ही शख्स हैं और आप ही ने इसकी शुरुआत की। जी, अल्लाह का शुक्र। और वो भी 3rd फ्लोर पे मेरे पास 2 कमरे। जब मैं ओखला आया तो 1700 रुपये जेब में मौजूद थे जी, और 1500 रुपये पहले ही दिन किराए के दे दिए थे जी। 200 रुपये मेरे पास बचे थे, और फिर ये था कि अगले महीने फिर देने। कंप्यूटर एक ऑपरेटर बैठते थे यहाँ ओखला मार्केट में, उनसे एक डिजाइन कराया स्टडी पॉइंट का पैम्फलेट जी, और उस पर प्रिंट निकलवाए, 60 रुपये उसमें खर्च हो गए। रात को फिर अपने हाथ से लई बना के आटे की जी, उनको वो होटल पे और उस पे लगाया, और कि भाई, और एक कमरा जो मैंने कहा आपको 2 रूम का फ्लैट था, उसमें एक कमरे में चादर बिछा के, आप यकीन मानिए फर्नीचर नहीं था जी, अपने हाथ से पोछा लगाया, सफाई करी, चादर बिछा के इंतजार किया कि कोई बच्चा आए। जी। कोई बच्चा नहीं, मोबाइल नहीं होते थे, फोन नहीं होते जी जी जी। जब हम 98 की बात। तो फिर एक उसी गली में एक बच्चा दुकान पे बैठा हुआ था और ऐसे ही मैं वो पैम्फलेट लगा रहा था। तो मैंने पूछा, भाई अगर कोचिंग सेंटर खोलें तो चल जाएगा? हामिद उस बच्चे का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह भी यही रहता है। तो उसने इतना प्यारा सा जवाब दिया कि अच्छा पढ़ाओगे तो चल जाएगा। और मैंने कहा आप कौन सी क्लास के 10th में? कि अच्छा मैं आऊंगा जी। अब यकीन करिए मैंने 3 दिन उसका इंतजार किया जी। एक दिन हम नहा धो के बैठे चादर बिछा के, वो नहीं आए, फिर अगले दिन बैठे फिर नहीं आए, तीसरे दिन कहा तो तब वो आए, पढ़ाया तो माशाल्लाह उन्होंने फिर अपना बैच बनाया, वहां से शुरुआत।
₹350 में मुझे होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जी बी ब्लॉक अबुल फजल से जाकिर नगर के ढलान तक 4-5 किलोमीटर का सफर करना होता था, और जी फिर वहां से अबुल फजल के जी ब्लॉक में आना होता था। जी। इन 2 ट्यूशंस पे मगरिब हो जाती। हम्म। और खुदा का शुक्र फिर ये हुआ कि वो जो मकान मालिक थे उनके 3 बच्चे थे माशाल्लाह, जी और जब वो अच्छा पढ़ाया तो उनकी वालदा लेके आई उन बच्चों को। वो 2 बच्चे जामिया में पढ़ते थे, दूसरे स्कूल में पढ़ते थे। जी। फिर 3 बच्चों की फीस में मेरा वो किराया माफ हो गया। अरे वाह, माशाल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे माशाल्लाह से, एक कतर एयरवेज में है अरे इनायत, अरे वाह, छोटे माशाल्लाह सिविल इंजीनियर, माशाल्लाह तीसरे भी माशाल्लाह इंजीनियर है। माशाल्लाह। तो बड़ी दुआएं मिलती है उन वालदा की, बहन कहता हूँ तुम्हें माशाल्लाह से। जो शुरुआत आपने जामिया नगर ओखला में की थी, तो जामिया नगर ओखला को ही आपने मुंतखब क्यों किया? क्या यहाँ यूनिवर्सिटी का जो माहौल है, पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है, क्या उसकी वजह से आपकी सोच बनी कि मुझे जामिया नगर ओखला में ही अपने इस इंस्टीट्यूट को कायम करना है? नहीं, असल में जामिया नगर ओखला तो अल्लाह ने दे दिया, क्योंकि माल रोड से निकले, बड़ी जी बहन के साथ रहते थे। जी। मेरा इरादा माल रोड पे ही रुकने का था। मेरे बहनोई साहब इंडियन एयरलाइंस में इंजीनियर थे, सीनियर इंजीनियर माशाल्लाह से। जी तो वो शिफ्ट हो रहे थे जाकिर नगर, जी और मैं चाह रहा था कि मैं मुखर्जी नगर में ही, माल रोड पे ही कुछ बड़े लेवल पे इंशाल्लाह पढ़ाऊं। जी उस टाइम में मुझे, वैसे तो ये हालात की बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे 1 घंटे के ट्यूशन के 3000 रुपए मिलते थे। जी। तो फिर जब यहाँ आया तो बहन ने कहा कि नहीं, आप रहेंगे हमारे साथ ही। हम्म और जब ये हालात देखे, स्पेशली मैं हमेशा अब भी यही कहता हूँ कि एज ए कम्युनिटी, एज ए मुस्लिम, जी। आप देने वाले होने चाहिए, लेने वाले नहीं। हम्म। तो हमारे तो हालात आज भी, चाहे आप हिंदुस्तान के लेवल पे कह लिए, दुनिया के लेवल पे कह लिए, उस तरह के है ही नहीं। जी जी तो मैंने फिर ये चूज किया कि भाई कम्युनिटी को पढ़ाया जाए, जी अपने बच्चों को पढ़ाया, जिनके साथ पढ़ाना सबको है। जी। स्कूल मैंने शामली में बनाया माशाल्लाह से, और वहां पे सब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। जी जी और लोग खुद तायद करते हैं कि अच्छा स्कूल है, क्योंकि नीयत यही है कि सबकी खिदमत के लिए। जी। लेकिन स्पेशली अगर मुझे पहले अपने घर में जरूरत है, सही तो बात। पहले उसके लिए तो काम किया जाए ना। सही बात। और इवन मैंने जामिया में भी 1.5 साल पढ़ाया है, और 1.5 साल अच्छा पढ़ाने के बाद रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया था। तो फिर प्रिंसिपल ने मुझे बुला के कहा, अगर आप कहें तो मैं आपका डीपीएस में या मॉडर्न स्कूल में आपका सर को करा दूं। जी आप यकीन करिए, मैंने उनको कह के आया था, मैंने कहा सर उनको पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जी। मैं जरा पहले अपने घर वालों को पढ़ा लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये बड़ी बात तो है। मैं जामिया में पढ़ाना चाहता हूँ, अगर नहीं पढ़ा सकता तो फिर मैं अपने कोचिंग पे पढ़ाऊं। जी तो इसलिए भी मुंतखब किया कि ये जो बच्चे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मेरा कोशिश रही, उस टाइम जामिया में और नूरनगर में 60% बच्चों के कंपार्टमेंट आती थी। सही कह रहे हैं आप। वो डरते थे बच्चे। जी। तो मैं आज भी, अब तो नीट एकेडमी चला रहे हैं, और मैं ज्यादातर जो टीचर्स की टेंडेंसी समझता हूँ, वो अच्छे बच्चों के साथ मेहनत करना चाहते हैं। जी। कि हम सर बहुत अच्छे हाई स्कूल लिया है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो लास्ट बेंचर है, जो डरा हुआ है, जो परेशान है, किसी तरीके से इस दर्जे तक पहुंचा है, उसको हिम्मत दे के आगे बढ़ाया जाए। जी। तो इसलिए भी चूज किया था, क्योंकि अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ अगर गार्जियंस, पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं है जी, तो बच्चा और ज्यादा पिछड़ जाता है। हम्म। तो इसलिए वो अपने आप जिम्मेदारी लेके कि नहीं, जब बच्चा एक बार हमारे इदारे में एनरोल हो जाता है, अब यकीन मानिए मैं अपने टीम से कहता हूं कि आप पेरेंट्स को ज्यादा उनकी रिपोर्ट है मत दीजिए जी, क्योंकि हम यहाँ उनके लोकल गार्जियन, हम यहाँ उनके फादर मदर जी, हम उनकी ज्यादा केयर करें जी। तो यही हालात अभी भी बने हुए हैं, लेकिन इसी के नजरिए से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करी। हाँ, अब इरादा जरूर है कि हर 30 किलोमीटर पे अल्लाह करे ऐसा इदारा हो जो खिदमत करे। माशाल्लाह। अच्छा, आपने जो है नवाज साहब, आपका जो इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे किस क्लास से लेके किस क्लास तक या कहाँ तक आप जो है बच्चों को पढ़ाने का इंतज़ाम आपने किया हुआ है? देखिए, जो हमारा स्टडी पॉइंट है जी, नियर टू जामिया, नेक्स्ट टू जामिया जिसे कहते हैं, जी जी, वो स्कूल ट्यूशंस के लिए है जी। क्लास 6 से लेके 12 तक जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं उनके लिए है। बेस्ट एनवायरनमेंट में उनको देने की कोशिश करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी जो बात होती है, स्टडी पॉइंट हिंद गुरु स्कूल, ये स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं जी, यानी कि जो स्टूडेंट की जरूरत है उसके हिसाब से पढ़ा जी। फिर उसी के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस आते हैं जी, स्टडी पॉइंट, वो सारी कोचिंग दी जाती है। आपके जो स्कूल एंट्रेंस हैं 6th, 9th, 11th जी, या जो आपके डिप्लोमा एंट्रेंस हैं, या फिर यूजी के जितने एंट्रेंस हैं सीयूटी के अंदर जो आते हैं वो है। इवन पीजीए, एमबीए लेवल तक, एमसीए लेवल तक उसके भी लिए होता है जी।
अच्छा दूसरा जहां मैं बैठा हूँ, जी 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 ये हिंद गुरु एकेडमी है, अल्हम्दुलिल्लाह रेजिडेंशियल एकेडमी है। जी यहाँ पे क्लास 9 से एडमिशन्स होते हैं, 9, 10, 11, 12 और 12th पास। जी और ये IIT JEE और नीट के लिए प्रिपरेशन कराता है। जो माशाल्लाह हमारा स्कूल है CBSE, वो शामली में है। जी वो क्लास 12 तक ऑल स्ट्रीम यानी कि मैथ, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स उसके लिए करा। और मैंने ये भी सुना है वैसे आपके बारे में कि अगर कोई बच्चा इस तरह का आपके यहाँ आता है कि वो फीस पे नहीं करता, तो अक्सर आप ऐसे बच्चों को भी मदद कर दिया करते हैं। हाँ, ये चीजें बस अल्लाह के और मेरे बीच में रहें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, मेरा अगला सवाल आपसे है लेकिन कि मैं बताऊंगा जरूर। जी 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 मैं प्लीज आपको वैसे वाजे करने के लिए, क्योंकि अल्लाह करे जितने भी लोग कर रहे हैं वो करें। जी तकरीबन 40% मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 40%। जी जी तकरीबन 7 बच्चे हमारे पिछले 5 साल में, जी 7 बच्चियां लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में पढ़ रही हैं। माशाल्लाह। उसमें से 3 बच्चियां वो हैं जिनसे मैंने फीस नहीं ली, अरे वाह क्या बात। और अल्लाह उन्हें खुशियां दे, माशाल्लाह कामयाबी। तो ये अच्छा जरूरी है। जी 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 ये मैं जानना चाहूँगा मदनी 100 ये फलाही प्रोग्राम क्या है, इस पर थोड़ी सी आप हमें रोशनी डालिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, असल में था कहूँगा। जी जी 2021-22 में हजरत मौलाना शरमंदी साहब ने जी मुझे बुलाया था, और खालिद सैफुल्लाह साहब एक्स प्रिंसिपल जामिया मिडिल स्कूल, जी उनके जरिए से मेरी मुलाकात हुई। हम्म ये जमीयत जो है एक स्कॉलरशिप बच्चों को देती है, जी तो हम क्यों ना उन बच्चों को दें जो तैयारी कर रहे हैं, और फिर उनका पूरा इंतजाम जमीयत करे। तो उसमें ये प्लान था कि स्कॉलरशिप उनकी तरफ से होगी, स्पॉन्सरशिप उनकी तरफ से होगी जी और एकेडमिक सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हम लेंगे। जी और 21-22 में हजरत खुद इंस्टीट्यूट आए थे, माशाल्लाह अनाउंस किया था, जी और हमने 100 एक पूरा एग्जाम कराया था। जी लेकिन कोरोना चल रहा था तो उसमें ज्यादा अच्छा बच्चे नहीं मिले थे, हमें सिर्फ 23 ही बच्चे मिल पाए थे। जी और हमने 23 को रेजिडेंशियल दे के रखा था, पूरी तालीम दी। जी 16 बच्चों को उसमें गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिली थी माशाल्लाह। जी तो ये प्रोग्राम था, लेकिन वो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, तो ये वजह रही। उसके बाद में वो मदनी 100 हमारी तरफ से 100 सीट्स, पहला जो प्रोग्राम था वो रेजिडेंशियल था 100%। जी अब वो 100% एकेडमिक है। हम ये कहते हैं बच्चों को कि रेजिडेंशियल आप बियर कर लें और एकेडमिक इंशाल्लाह हम बियर कर। अच्छा हिंद गुरु इंटरनेशनल स्कूल जो आपने कायम किया, मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप बताएं, क्योंकि बहुत इंसान कहीं से भी सीख सकता है। कोई इंसान आगे उसके दिमाग में ख्याल भी नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो उसको कहीं से भी आइडिया मिल सकता है। और आपने जो मिसालें कायम की हैं, हर कदम पर आपने एक मिसाल कायम की है। उस ज़माने में मिसाल कायम की है जब आपको खुद ज़रिया माश की तलाश थी, खुद आप सर्वाइवल वाली पोजीशन में थे, लेकिन आपने वो पैसे की तरफ ध्यान ना करके आपने कौम और मिल्लत की भलाई के लिए, फलाह के लिए सोचा। हिंद गुरु जो इंटरनेशनल स्कूल आपने कायम किया शुरुआती दौर में, उसमें आपके सामने चैलेंजेस क्या है और आज वो स्कूल किस मुकाम पर है? चैलेंजेस हर वक्त है जी। मेरा कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, और अगर सेविंग अकाउंट है तो उसमें कोई सेविंग नहीं है जी। मेरी जो फेवरेट कार है वो नैनो है, ओखला वाले सब जानते हैं, मैं उसी से चलता हूँ। जी जी। छोटे से फ्लैट में रहता हूँ जी। जरूरतें बहुत कम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। अपनी औलाद को भी यही सिखाता हूँ जी। तो उसमें ये रहा कि जमीन अल्लाह का शुक्र वालिद साहब की तरफ से मिल गई थी जी। इरादा ये था कि 4-6 कमरे बना के एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट कर दिया जाए जी। लेकिन जब वो बनना शुरू हुआ तो फिर ये जहन आया कि नहीं, इंशाल्लाह इसको 10 तक बनाया जाए। और आप यकीन करिए कि आज भी 400-600 रुपए से फीस स्टार्ट होके 1200-1500 2000 रुपए तक खत्म हो जाती है जी। कोई एनुअल फीस नहीं है, कोई एडमिशन चार्ज नहीं है। उसी के अंदर कोशिश बस इतनी रहती कि खर्चे पूरे हो जाए, और खर्चे जो स्पेशली हैं वो टीचर्स की सैलरी जी। और टीचर्स को हमने बेस्ट रखने की कोशिश करी। हमारे से 13 किलोमीटर दूर शामली शहर है, और 2009 जब पहले दिन स्कूल खुला था जी, उस दिन से टीचर्स को कैब दी गई, अरे जिससे कि अच्छे टीचर्स मेरे बच्चों को पढ़ाने आ सके जी। जो उससे पहले भी स्टैब्लिश स्कूल है वो आज तक हिम्मत नहीं कर पाते कि अपने टीचर्स को कैब दे पाए जी। लेकिन हमारी तरफ से फैसिलिटी रही, और उससे हमें ये फायदा रहा कि बेस्ट टीचर मेरे बच्चों को पढ़ाने आए जी। और देहात का इलाका होते हुए भी, मजदूर और किसान के बच्चे होते हुए जिनको घर पे कोई एकेडमिक सपोर्ट नहीं मिलता है जी, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो हमारी तो कोशिश यही है कि भाई, और यही मेरा मैसेज भी है कि अपनी जरूरतें कम करके इदारे की जरूरत को आगे रख के अगर आप चलाएंगे तो इदारा स्टैब्लिश हो जाएगा।
कोरोना के टाइम में जब इंस्टीट्यूशंस अपने स्टाफ को हटा रहे थे जी तब स्टडी पॉइंट, हिंद गुरु एकेडमी और हिंद गुरु स्कूल जी किसी एक स्टाफ को नहीं हटाया अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। और सैलरी पूरी दी, अल्लाह का शुक्र। जी हमारे स्कूल ने भी सैलरी दी और उसमें भी हमने जो फीस थी स्कूल की, जो आप बात कर रहे हैं, 6 महीने की फीस हमने माफ करी थी। अच्छा। और डीएम ने उसको अप्रिशिएट किया था अरे वाह। न्यूज़पेपर के थ्रू कि भाई एक स्कूल ऐसा भी है जो सैलरी पूरी दे रहा है, किसी जी। को हटा नहीं रहा है जी। और 6 मंथ की फीस माफ कर। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये देखिए जज्बा ही है और ख़िदमत है कि अल्लाह ताला तो दिलों का हाल जानता है कि नीयत क्या है। जो नीयत उसकी साफ़ होगी वो कम में भी बहुत खुश होगा। अच्छा, आप आने वाले, मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा, बहुत एक मुख्तसर मेरा सवाल आपसे ये है कि 1998 में जब आपने ये शुरू किया अपना इंस्टीट्यूट, उससे ज़माने से लेकर आज के वक्त में क्या फ़र्क महसूस करते हैं बच्चों के दरमियान तालीम के रुझान को लेकर? सबसे बड़ा जो फर्क मैं महसूस कर रहा हूँ जी, एक तो अदब खत्म हो गया है बच्चों की तरफ से। जी रेस्पेक्ट जिसे कहते हैं, रिगार्ड जी, जिसे कहते हैं, जी, वो खत्म हो गया है। और जो जिस अंदाज में लेना चाहिए था, जी जब हम ही थे छोटे और अपने टीचर के सामने होते थे तो कभी उनके सामने खड़े नहीं हो पाते थे। सही बात। अगर वो चल रहे हैं तो सामने से हट जाते थे। उस अदब की वजह से बहुत ज्यादा शफकत होती है फिर टीचर की तरफ से, बेशक। फिर वो बहुत मोहब्बत उससे पढ़ाते। एक तो चीज ये हो गई है खत्म। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि बच्चा हमारा डिस्ट्रैक्ट बहुत हो गया है मोबाइल से। जी। और दूसरी बात ये कि पहले 4-5 बहन भाई होते थे जी। तो आपस में एक दूसरे से खेल भी लेते थे, लड़ भी लेते थे, झगड़ भी लेते थे, शेयर भी कर लेते थे अपनी प्रॉब्लम्स। सही बात। अब 1-2 होते हैं तो वो शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, खामोश हो गए बच्चे। खेलने की जगह कम रह गई हैं। जी खेलने का माहौल नहीं बचा, मोबाइल ने टाइम खत्म कर दिया है। जी जी हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, स्पेशली मेट्रो सिटीज की अगर मैं बात करूं, बच्चा बहुत अकेला है। जी अच्छा, पता नहीं क्यों हमने क्या हावी कर दिया है कि उसे 24 घंटे पढ़ना है। जी मतलब मैं एज ए इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और कोचिंग एकेडमी चला रहा हूँ, मैं फिर भी इसके खिलाफ हूँ। जी ये 24 घंटे क्यों पढ़ा रहे? जी हमारे टाइम में विंटर ब्रेक अच्छा खासा टाइम का होता था। जी समर की छुट्टियां बहुत लंबी होती थी। सही बात। बच्चों को खेलने कूदने के लिए, घूमने के लिए, नाना नानी के यहाँ जाने के लिए टाइम होता था। अब तो छुट्टियां ही नहीं है। ये जो सबसे बड़ा चेंज आया है, और मैं आपके सामने बैठ के ये कह रहा हूँ कि ट्यूशन फ्री स्कूल होने चाहिए। जी बार बार गवर्नमेंट भी कह रही है कि ट्यूशंस बंद करें और ये ट्यूशन इंडस्ट्री बंद करें। मैं एज ए ट्यूशन डायरेक्टर मैं कह रहा हूँ बंद कर दीजिए, बट स्कूल जिम्मेदारी तो ले। सही बात। और स्कूलों को इस तरह से बनाया जाए जिसमें बच्चे की फिजिकल, मेंटल और एकेडमिक सारी जरूरतें पूरी हो जाए। जी। और इम्तिहान को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि स्कूल के बाद ही बच्चा क्वालिफाई कर पाए, जी, अलग से ना करे। जी। ये थोड़ी सी जरूरतें हैं और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को उस दर्जे में रख के सोचता हूँ जहां मैं अपनी औलाद के लिए सोचूं। बड़ी बात है। बहुत अगर मैं अपनी औलाद के लिए सोच रहा हूँ कि इसे आराम भी मिले, इसे आसानी भी मिले, ये हंसे भी। आप खुद ही चारों तरफ देखेगा, बच्चे खुल के कब हंसे जी, हमें यही नजर नहीं आ रहा। तो ये माहौल अगर हम बना पाए, उनको ये जो 2 स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, स्कूल का भी एग्जाम दे रहे हैं, कोचिंग का भी एग्जाम दे रहे हैं, और माँ बाप के लिए डबल पैसा भी खर्च हो रहा है जी। तो अगर इस तरह का हम कुछ निजाम बना पाए अल्लाह करे तो बड़ी बात होगी। सही बात, सही बात। नूर नवाज खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे नाजरीन को और हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी बातें बताई। हम इंटरव्यू करते रहते हैं लेकिन इस तरह के इंटरव्यू बहुत कम होते हैं कि जहाँ पर उस्ताद जो है अपना कोई इंस्टीट्यूट अगर उसका है, स्कूल कुछ है उसका, तो वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, ना कि पैसे या इनकम पे फोकस कर रहा है। और आप जैसी शख्सियत जामिया नगर ओखला में बहुत मशहूर है। मशहूर होने की उसकी एक ही वजह है कि आप बेलौस खिदमत में मुलव्विस हमेशा रहते हैं, ज़मीन पे होते हैं, सड़क पे होते हैं, कभी एसी में या बंद कमरे में नहीं होते, और आपसे सभी वाकिफ़ हैं। और आपने जो हमें आज बातें बताई, मुझे उम्मीद है हमारे नाज़रीन तक ये जब बातें पहुँचेंगी तो इंशाल्लाह इससे उनको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। तो नाज़रीन, ये थे एक उस्ताद, एक टीचर, एक विजनरी इंसान के जो अपनी तालीम का सफ़र उन्होंने तो शुरू किया था उत्तर प्रदेश के शामली इलाके के एक छोटे से गांव से, लेकिन आज दिल्ली के जामिया नगर ओखला में इनका अपना नाम इतना बड़ा है कि लोग इनके नाम से, इनके काम से इनको बखूबी जानते हैं और इनको मानते भी हैं और इनकी हर जगह इज़्ज़त भी की जाती है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये शो ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।